कोरोना के वक्त दुनिया ने कुछ ऐसे मंजर देखे थे जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। हर तरफ लाशें अर्थी जलाने के लिए या शमशान भूमि में मुर्दे दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। पूरी दुनिया इस महामारी को कभी भुला नहीं सकती। पर क्या आपको पता है, ठीक ऐसा ही मंजर आज से लगभग 37 साल पहले भी देखा गया था। वहाँ के हालात भी ऐसे ही थे। उस वक्त एक हादसा हुआ था, इसका असर आज भी लोग भुगत रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस त्रासदी की। जिसे दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी कहा जाता है। इसका असर इतना खतरनाक था कि आज 2022 में भी वहाँ की तीसरी जनरेशन भी अपाहिज पैदा हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी भोपाल गैस कांड की है। साल 1969 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी शुरू होती है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंपनी थी जो भारतीय हिस्सेदारी के साथ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भारत में अपनी फैक्ट्री चलाती थी। इन कारखानों में पेस्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई बनाई जाती थी। तो 1969 में जब यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री शुरू की तो भोपाल वालों को भी लगा चलो नई फैक्ट्री लगी है तो लोगों को काम धंधा भी मिलेगा, और हुआ भी ऐसा। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, इन कारखानों में कीड़े मकोड़े को मारने वाली दवाई बनाई जाती थी, तो जाहिर सी बात है इसमें खतरनाक और जहरीले केमिकल का यूज़ किया जाता था। और इसी केमिकल में से एक केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे कि शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। इस कारखाने में MIC को दूसरे गैसों के साथ केमिकल रिएक्ट करवाया जाता था और इस रिएक्शन से उन्हें कार्बाइड यानी पेस्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई मिलती थी, जो कि बाद में बाज़ारों में बेची जाती थी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि MIC कोई आम गैस नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे जहरीली गैस है। ये वो गैस है जिसे गैस चैम्बर में डालकर हिटलर ने कई लोगों की जान ली थी। ये वो गैस है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया गया था और इसे केमिकल बॉम्ब बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये वही गैस है जिसे जिनेवा परिषद में लड़ाई के लिए बैन कर दिया गया था। उसके बाद कुछ ही कंपनीज को MIC यूज़ करने के लिए लाइसेंस दिया गया था और उन्हीं कंपनी में से एक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन थी। यूनियन कार्बाइड के पास मिथाइल आइसोसाइनेट को इस्तेमाल करने का तो लाइसेंस था, मगर उसको भारत में उत्पादन करने का लाइसेंस नहीं था। इसलिए MIC को भारत में नहीं बनाया जाता था, बल्कि अमेरिका से इंपोर्ट करके लाया जाता था और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता था। साल 1970 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के पास अर्जी लगाई, जिसमें उन्होंने MIC को भारत में ही बनाने का लाइसेंस मांगा, जिसे कि अक्टूबर 1975 में अप्रूव कर दिया गया। और फिर साल 1979 से MIC गैस को भारत में ही बनाया जाने लगा और यूनियन कार्बाइड में इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस गैस का लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े टैंकरों में ज़मीन के अंदर स्टोर करके रखा जाता था और इसके ऊपर कंक्रीट का एक फर्श बना दिया गया। और फिर जब भी मिथाइल आइसोसाइनेट की ज़रूरत पड़ती तो उन्हें इन्हीं टैंकरों से निकाल कर यूज़ किया जाता और पेस्टिसाइड बनाया जाता। वक्त बीता और साल 1984 आ गया और अब फैक्ट्री को शुरू हुए लगभग 15 साल बीत चुके थे। भोपाल के कारखानों में जिन 3 अंडरग्राउंड टैंकों में MIC गैस को लिक्विड फॉर्म में रखा गया था, उन टैंकरों के नंबर थे E610, E611 और E619। इसके बाद तारीख आती है 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984 को इन 3 टैंकरों में कुल मिलाकर 68,000 लीटर MIC थी, जिनमें से कि 42 टन MIC तो सिर्फ टैंकर नंबर E610 में ही था। 2 दिसंबर 1984 की रात होते होते टैंक नंबर E610 के अंदर का प्रेशर अचानक से बढ़ने लगा, जिसमें कि 42 टन MIC भरी थी और रात के 11 बजे तक इस टैंक का प्रेशर 10 PSI से ज़्यादा पहुंच गया था, जो कि ज़्यादा था। जब यूनियन कार्बाइड के कर्मचारियों ने देखा कि E610 टैंकर का अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद मीटर गलत रीडिंग बता रहा है और टैंकर के अंदर सब कुछ ठीक है, और इस बात को इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया।
लगभग 11:30 पर आसपास वहाँ के काम कर रहे कर्मचारियों को हल्की स्मेल आनी शुरू हो जाती है और उन्हें लगता है कि कहीं से न कहीं से MIC गैस लीक हो रही है। और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। 15 मिनट बाद ही 11:45 को एक जगह से गैस निकलती हुई दिखी और उन्होंने तुरंत वहाँ के सुपरवाइज़र को इसकी जानकारी दी। रात को 12:15 को उनका चाय ब्रेक होता है, तो वहाँ के सुपरवाइज़र डिसाइड करते हैं कि इसकी जांच चाय के बाद की जाएगी। रात 12:40 पर यह चाय ब्रेक ख़त्म होती है और अब तारीख भी 2 दिसंबर से 3 दिसंबर में बदल चुकी थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि उस वक्त तक E610 टैंकर का प्रेशर 40 PSI तक पहुंच गया था और टैंक का टेम्परेचर भी 25 डिग्री के ऊपर जा चुका था, जो कि बहुत ख़तरनाक था क्योंकि MIC गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है और बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। इसलिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। देखते ही देखते टैंक नंबर E610 का प्रेशर 55 PSI तक पहुंच गया और उस टैंकर में वाइब्रेशन होने लगा। जो कंक्रीट की फर्श उस अंडरग्राउंड टैंक पर बनाया गया था उसमें भी दरारें आने लगी। इसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास टैंक E610 का इमरजेंसी गैस रिलीज़ करने वाला वॉल फटता है और MIC गैस हवा में फैलने लगता है। अगले लगभग 1 घंटे के अंदर ये 42 टन MIC पूरे भोपाल में घुस चुका था। उस वक्त तकरीबन 2 बज रहे थे और ऊपर से 2 दिसंबर की रात, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। भोपाल के लगभग सारे लोग रज़ाई के अंदर सो रहे थे। अचानक से लोगों ने खांसना शुरू कर दिया और उनकी आंखों में जलन होने लगी। उन्हें लगा जैसे किसी ने मिर्ची जला दी हो। सभी लोगों ने ये देखने के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए, जो कि आखिर ये हो क्या रहा है, और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। जैसे ही उन्होंने खिड़की दरवाजे खोले और बाहर आए, वो जहरीली गैस उतनी ही तेज़ी से उनके सांसों में घुलने लगी। लोगों को लगातार खांसी होने लगी, उनकी आंखें जलने लगी, चक्कर आने लगे, उल्टियाँ करने लगे, उनका दम घुटने लगा और पेट फूलने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये एक ऐसी आपदा थी जो ना उन्हें दिखाई दे रही थी और ना ही सुनाई। और इंसान के ऊपर जब भी कुछ ऐसी मुसीबत आती है तो उसकी फितरत यही है कि उससे वो दूर भागना शुरू कर देता है। और उस रात भी ऐसा ही हुआ। लोग इस मुसीबत से बचने के लिए इधर से उधर भागने लगे। जो लोग भागे वो ही इस गैस का सबसे ज़्यादा शिकार बने, क्योंकि जो जितनी तेज़ी से भाग रहा था वो उतनी तेज़ी से सांस ले रहा था, और जो जितनी तेज़ी से सांस ले रहा था वो उतनी ही तेज़ी से गैस अंदर ले रहा था। जब ये MIC गैस भोपाल के अंदर दाखिल हुई तो ये गैस ग्राउंड लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं गई, क्योंकि MIC गैस का वज़न नॉर्मल हवा के मुकाबले डबल होता है। इसलिए इसका शिकार सबसे ज़्यादा बच्चे हुए। और अगर इस हवा का वज़न हवा के बराबर या हवा से थोड़ा सा हल्का होता तो ये गैस लोगों पर इतना असर नहीं डालती और शायद इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाती। कहते हैं कि इस गैस ने उन लोगों को कम इम्पैक्ट किया जो लोग रज़ाई या कंबल के अंदर मुंह डालकर बेखबर सो रहे थे, या फिर जो लोग ऊंचाई पे दूसरी या तीसरी या चौथी मंजिल पर रह रहे थे, जिसकी वजह से उस रात उनकी जान बच गई। 2 और 3 दिसंबर 1984 को इस गैस ने इतना आतंक मचाया कि अब लोग धीरे धीरे मरने लगे। इस गैस ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि सांस तो आखिरकार वो भी लेते हैं। उस रात आलम ये था कि अगर किसी ने सांस लिया तो वो मर जाएगा, और अगर नहीं लिया तो भी उसका मरना तय था। लोग उस रात भगवान से मौत मांग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लोग इस जहरीली गैस से तड़प तड़प के मर रहे थे उससे अच्छा उन्हें मौत लग रही थी। उसके बाद लोगों ने बदहवास हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर दिया। उस एरिया में सबसे नज़दीक और फेमस जो हॉस्पिटल था वो था हमीदिया हॉस्पिटल। सभी लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए वो भाग रहे थे, और जो जितने तेज़ भाग रहा था वो उतनी तेज़ मर रहा था। किसी ने भागते भागते आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो कोई हॉस्पिटल की दहलीज पर जाकर मर गया। कुछ खुशकिस्मत लोग थे जो जिंदा पहुँचे। इधर हमीदिया हॉस्पिटल में मरीज़ों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, और हालात ये थे कि 3 बजते बजते हॉस्पिटल मरीज़ों से भर चुका था। कोई मरा था तो कोई आखिरी सांसें गिन रहा था, तो कोई उल्टी कर रहा था, कोई रो रहा था तो कोई चिल्ला रहा था। लाशें इतनी हो गई थी कि उन्हें रखने के लिए हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई थी, तो हॉस्पिटल के बाहर ही खुले आसमान के बीच इन लाशों को बिछा दिया। इसके बाद वक्त बीता, इस गैस का असर थोड़ा कम हुआ, मगर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो
मंजर भयावह था। क्या गली, क्या मोहल्ला और क्या चौराहा, सभी जगह लाशें बिछी थी। आदमी तो आदमी, उन्हीं के साथ सारे जानवर मरे पड़े थे। सिर्फ उसी रात 2259 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद कई दिनों तक सैकड़ों की तादाद में लोग मरते रहे। 5,74,000 से भी ज़्यादा लोग उस रात इस गैस की चपेट में आए थे। इसके अलावा 2000 से भी ज़्यादा जानवर सड़क पर मरे पड़े थे। उस दिन पूरे शमशान घाट में लाशें ही जल रही थी। एक ही चिता पर कई लाशों को रखकर जलाया जा रहा था, फिर भी लकड़ियाँ कम पड़ रही थी। इसके बाद जब लोग इन सब कामों से निपटे और जब उन्हें पता चला कि ये जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड के कारखानों से निकली थी, तो लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रातों रात ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और इस त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी और ख़तरनाक त्रासदी कहा गया, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा कभी नहीं हुआ था। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो वहाँ के वर्कर से पता चला कि वहाँ अभी भी 25 से 30 टन MIC टैंक नंबर E610 और E619 में जमा है। तो कंपनी को फिर से चालू करवाना पड़ा उसे यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर अब कुछ प्रॉब्लम होती तो ये बहुत बड़ा हादसा होता। पर वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला कि कंपनी फिर से चालू होने वाली है, तो पूरे भोपाल के लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था और उतना ही ज़्यादा रिस्की भी। उन्होंने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन फेल और फाइनली वहाँ के बचे हुए MIC को यूज़ में लेकर ख़त्म किया गया। ये बहुत ही बड़ी राहत थी सभी के लिए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और जब CBI ने आगे की जांच की तो पता चला कि गैस लीकेज की घटनाएं इससे पहले भी 4 से 5 बार नोट की गई थी इस कंपनी में, और इसकी वजह से एक बार 18 एम्प्लॉइज़ गैस की चपेट में आके बीमार पड़े थे और एक एम्प्लॉय की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा कंपनी में शुरुआत में तो सुरक्षा के सारे इंतज़ाम थे, मगर जैसे वक्त बीता कंपनी सुरक्षा इंतजामों को नज़रअंदाज करती गई और बाद में सेफ्टी बजट में से $1.2 मिलियन की कटौती कर दी गई। 2 दिसंबर 1984 को जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन शाम को जहां ये तीनों अंडरग्राउंड टैंक, उसके बगल से गुजरने वाली पाइपों की सफाई की गई थी। और कहा जाता है कि सफाई के दौरान टैंक नंबर E610 में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो कुल मिलाकर जो ये हादसा हुआ, ये कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा की सही इंतज़ाम ना होने की वजह से हुआ। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात हुए इस हादसे में 3,787 लोग मारे गए थे, मगर ये एक सरकारी आंकड़ा है और आपको पता ही है कि ये आंकड़े रियलिटी में कितने करीब होते हैं। एक गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक इस गैस की वजह से 15 से 20 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इस गैस से उबर नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर आज 2022 में भी इस हादसे को हुए लगभग 38 साल हो चुके हैं, मगर भोपाल के लोग आज भी इस गैस को अपने अंदर झेल रहे हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास इससे जुड़े कुछ सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आप हमारी मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।